नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, भारत आज विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारी काशी। वाराणसी के बाद पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश का भी करेंगे दौरा। आनंदपुर धाम में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश के लिए हुई रवाना। इससे पहले राष्ट्रपति ने भारत स्लोवाकिया के बीच संबंधों को बताया ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण। कहा, दोनों देशों के संबंधों से विकास को मिलेगा बढ़ावा। 18 दिन की एनआईए रिमांड पर 26/11 हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा से पूछताछ एनआईए की जारी। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर। कटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास और विरासत के संगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ काशी ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन को और मजबूत किया। इस मौके पर पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को याद करते हुए उनके विचारों को सबका साथ सबका विकास के मंत्र से जोड़ा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड और स्थानीय उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान कर काशी की पहचान को और निखारा। बनास डेयरी के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस देकर पीएम ने क्षेत्र के किसानों की मेहनत को भी सम्मानित किया। काशी वासियों को 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का साक्षी बनने का अवसर मिला। उन्होंने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय भाषा में संवाद करते देखा और माना कि उनके सांसद बनने के 10 सालों में यहाँ के विकास ने नई गति को पकड़ा है। उनका कहना है कि काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। विकास और विरासत के मंत्र को साधते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का भी ख्याल सरकार ने रखा है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी सौंपे। उन्होंने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की हारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को जीआई टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी।
ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके अभियान को आज सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लिए उस विचार को लेकर चलती है जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर को बदला है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले 10 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिली है। सरकार ने किसानों को कई सुविधाएं दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने वाराणसी दौरे के दौरान शहर में कुछ दिन पूर्व घटी सामूहिक बलात्कार की घटना पर गंभीर चिंता जताते हुए त्वरित और कड़ा रुख अपनाया है। वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने पुलिस आयुक्त, मंडलायुक्त और जिलाधिकारी से इस मामले में विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इस जघन्य अपराध के सभी दोषियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए व्यापक और प्रभावी व्यवस्थाएं करने पर जोर दिया। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 12 नामजद सहित 11 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। और वाराणसी दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम जाएंगे। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। विरासत भी, विकास भी, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिस पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत पीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश में स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार अनंतपुर में आ रहे हैं। हमारे अनंतपुर का भी इससे नाम बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, इससे देश में भी जाएगा और विदेश में भी अनंतपुर का नाम बढ़ेगा। इससे बहुत बड़ी खुशी है, हमें भी है, अनंतपुर वासियों को भी है, महात्माओं को भी है। काफ़ी खुश हैं महात्मा लोग, जहाँ के जितने भी हमारे अनंतपुर के भाई हैं, महात्मा जी हैं, वो इस देख के बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ अनंतपुर में आ रहे हैं। आसपास के लोग भी मैंने देखा काफ़ी उनके भी अच्छा उनके विचार है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा दरबार है ये कि एकदम सच्चा दरबार है। जो आपकी मन्नत है वो पूरी भी होती है और यहाँ कोई दिखावा नहीं है। अमीर गरीब सब बराबर हैं और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे देश के लिए। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आनंदपुर धाम आध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है।
आनंदपुर धाम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र, वो केंद्र जिसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। ये केंद्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे संतों के द्वारा एक बंजर और वीरान पड़ी धरती को एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ के प्रकल्प ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में कई मायने रखता है। कैमरामैन गौरव निरुटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, आनंदपुर धाम, अशोकनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं। अमित शाह चेन्नई में पार्टी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन के आवास पर पहुंचे और उनके पिता कुमारी अनंतन के निधन पर शोक जताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी अनंतन का बीते बुधवार को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन ने वियना में उनका स्वागत किया। निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री मार्कस माटरबाउअर से मुलाकात की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रमुख सुधारों और नीतिगत उपायों के प्रमुख पहलुओं को साझा किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने ई मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में दोनों देशों की स्टार्टअप कंपनियों के बीच विशेष रूप से फिनटेक में निवेश और व्यापार सहयोग के अवसरों के बारे में बात की। ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री ने ऑस्ट्रिया और भारत को साझा मूल्यों वाले स्वाभाविक सहयोगी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें सहयोग के लिए क्षेत्रीय अवसरों का पता लगाने और एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए नए व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटिश चांसलर रेचल रीव्स की सह अध्यक्षता में लंदन में 13वीं मंत्रिय स्तरीय भारत ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। इस दौरान भारत और ब्रिटेन दोनों ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था और संबंधित निकायों के बीच सहयोग जारी रखने की बात कही। साथ ही पारस्परिक और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित वार्षिक वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पूरी कर आज स्वदेश के लिए रवाना हो गई हैं। स्वदेश लौटने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने स्लोवाकिया में फिक्की प्रतिनिधिमंडल के भारतीय व्यापारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड विकास की एक धारा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बिजनेस और आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें अपने साथी वर्कर्स को आगे बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। ट्रेड ये विकास का तो एक धारा है, लेकिन उससे ज़्यादा कि हम लोगों का मैत्री, हम लोगों का संबंध, हम लोगों का उनके साथ जो दोस्ती और भी मजबूत होगा और भी गहरा होगा। मैं समझती हूँ केवल ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगा, साथ ही साथ हम लोग कुछ वर्कर्स को भी यहाँ काम दिला सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं, उनके ज़िंदगी बना सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान गोंदिया से बल्हारशाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पास किया है, जिसके लिए 4,819 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। गोंदिया से बल्हारशाह की डबलिंग से उत्तर से दक्षिण की गतिविधि के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलेगा, जिससे लोगों को आसानी होगी। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हुई अभी कैबिनेट मीटिंग के दौरान गोंदिया से बल्हारशाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 4,819 करोड़ रुपीस से। 4,819 करोड़। गोंदिया से बल्हारशाह की डबलिंग से कंप्लीट नॉर्थ से साउथ का मूवमेंट के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विशेषकर विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन शत्रु के तहत सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों को शत्रुबंद क्षेत्र में घेर लिया गया। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। खराब मौसम के बावजूद सेना मोर्चे पर डटी हुई है और बचे हुए आतंकियों की तलाश कर रही है। शत्रुबंद क्षेत्र में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। और देश के अन्य राज्यों की ही तरह ओडिशा में भी आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज ओडिशा में योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा जेपी नड्डा कटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्नातकोत्तर बाल चिकित्सा संस्थान की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। ये जो लोगों के साथ अन्याय करता है वो सरकारें टिकती नहीं है, ये याद रखो। और अहम और घमंड इसको जनता धूल चटा देती है, ये भी याद रखना चाहिए। डेंटल चेकअप, मेंटल चेकअप, सर्विक्स कैंसर का चेकअप, ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप, ओरल कैंसर का चेकअप, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों का चेकअप होगा। योग की क्लासेस लगेंगी, मुफ्त दवाई दी जाएगी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स बनेंगे, होलिस्टिक अप्रोच में काम चलेगा। 1100 आरोग्य मंदिर का पैसा आपको 2021-22 में मोदी जी ने दिया, इन्होंने उसको लगने नहीं दिया। आज जाकर के वो लगेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। ये हमको नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद 2025 का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। ये पुरस्कार लद्दाख के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शशांक अला ने प्राप्त किया। UIDAI ने लद्दाख के इन प्रयासों की सराहना की है। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को जांच एजेंसी के रिमांड में भेजने का फैसला लिया। बता दें कि 26 से 11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा कल अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल हुआ। इसके बाद NIA की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे NIA के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। NIA के वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। NIA ने अदालत से तहव्वुर की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फिर जाके करीब रात 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए राणा के 18 दिन की रिमांड NIA को दे दी। अमेरिका ने 26 से 11 आतंकी मुंबई हमलों में संलिप्तता के लिए दोषी ठहराए गए तहव्वुर हुसैन राणा को गुरुवार को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया। अब अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी न्याय विभाग के बयान के अनुसार राणा का प्रत्यर्पण मुंबई हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बयान में कहा गया है कि 9 अप्रैल को अमेरिकी मार्शल सर्विस ने विदेश मंत्री के आत्मसमर्पण वारंट को लागू करते हुए राणा को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया, जिसके बाद उसे भारत लाया गया। इसके साथ ही राणा के प्रत्यर्पण की तस्वीरें भी जारी की गई। भारत सरकार ने अफ्रीकी देश साओ टोम और प्रिंसिपे की सरकार को 6 स्कूल बसें उपहार में दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बस की तस्वीरें साझा की। रणधीर जायसवाल ने बताया कि कनेक्टिविटी को मजबूत करना, सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के अंतर्गत भारत सरकार ने साओ टोम और प्रिंसिपे की सरकार को 6 स्कूल बसें उपहार में दी। ये सहायता साओ टोम के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाएगी, सुरक्षित आवागमन प्रदान करेगी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए शिक्षा की लागत को कम करेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इटली भारत व्यापार विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम में कहा कि दुनिया के सामने मौजूद सभी वैश्विक चुनौतियों के बीच इटली भारत की दोस्ती हमारी साझेदारी की मजबूती और गहराई को देखना बहुत ही आश्वस्त करने वाला है।
उन्होंने इस फोरम को बेहद सामयिक मंच बताया और कहा कि भारत और इटली के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ओर से नवंबर 2024 में शुरू की गई संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 29 को लागू करने के लिए सामूहिक संकल्प लेने का एक अच्छा अवसर है। Amidst all the global challenges that the world is experiencing, very reassuring, Excellencies, to see the strength and depth of the Italy-India friendship, our partnership. This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. It's our joint effort to demonstrate to the world that whether it's the telecom sector, whether it's modern day artificial intelligence, quantum computing, machine learning, manufacturing through Industry 4.0, emerging technologies in space, we have a tremendous potential. बिहार में आंधी बारिश और वज्रपात से गुरुवार को राज्य में 58 लोगों की मौत हो गई। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, सीतामढ़ी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण और मध्य बिहार के जिलों गया, नवादा, सासाराम, औरंगाबाद, बक्सर, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, जहानाबाद, नालंदा समेत कई जिलों में वज्रपात और तेज गर्जन की संभावना जताई गई है। आंधी बारिश और वज्रपात की आशंकाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी की है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया। कुल 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 21 लोगों की मृत्यु आंधी के कारण हुई है, कहीं दीवार गिरने से, कहीं पेड़ गिरने से, और एक व्यक्ति की मृत्यु वज्रपात से हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को मुआवजा देने का तत्काल निर्देश दिया है और इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए की जो अनुग्रह अनुदान होता है वो दिया जाएगा। 1000 से ज़्यादा पेड़ विभिन्न सड़क मार्गों को अवरुद्ध किए थे, सभी को युद्ध स्तर पर 52 टीम बना करके उसको क्लियर कराया जा रहा है। विद्युत विभाग ने भी 42 से ज़्यादा टीम बनाई है और आज रात में ही उन लोगों ने अभियान चलाया है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सुबह तक सभी सड़क मार्ग और विद्युत व्यवस्था को बहाल करने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख पहल विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स भारत के मीडिया एवं एंटरटेनमेंट सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्द भारत मीडिया व मनोरंजन के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। एक ऐसी पहल है जो भारत की रचनात्मक ताकत को और मजबूत बना रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे टीवी, रेडियो, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, संगीत, विज्ञापन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर। वेव्स का उद्देश्य इन सभी क्षेत्रों में विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है। देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति और सितारे वेव्स से लगातार जुड़ रहे हैं। वेव 2025 एक ऐसा अनूठा प्रोग्राम है जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो भारत को ग्लोबली एंटरटेनमेंट और मीडिया के क्षेत्र में शिखर में लेके जाएगा। कोई भी आर्टिस्ट बिना प्लेटफॉर्म के बड़ा नहीं होता और वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको बड़ा बनाएगा। कोई शक?
भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में वित्त वर्ष 2024-25 में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में रिकॉर्ड 30 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 31 मार्च 2025 तक देश की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर करीब 220 गीगावाट हो गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सोलर एनर्जी की बात करें तो ये 106 गीगावाट पर पहुंच गई है। इसमें ग्राउंड माउंटेड इंस्टॉलेशन 81 गीगावाट, रूफटॉप सोलर 17 गीगावाट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के सोलर कंपोनेंट 3 गीगावाट और ऑफ ग्रिड सिस्टम 5 गीगावाट के हैं। पवन ऊर्जा के 50 गीगावाट का आंकड़ा पार किया है। इसके अलावा बायो एनर्जी इंस्टॉलेशन की कुल क्षमता 11.58 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें ऑफ ग्रिड और वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट से मिली 0.53 गीगावाट क्षमता शामिल है। वहीं देश में छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की क्षमता बढ़कर 5.10 गीगावाट हो गई है, जबकि 0.44 गीगावाट के और प्रोजेक्ट्स क्रियान्वित किए जा रहे हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। मैं मौजूद हूँ चित्तौड़गढ़ में। हम बात करेंगे उस पीरियड की जब महाराणा सांगा ने पूरे उत्तर भारत में राजाओं को अपने साथ किया, उस शिद्दत के साथ में कि हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बाबर नामा के अलावा समकालीन इतिहास में इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि सांगा वहाँ पर मदद मांगने के लिए गए। अब जहाँ तक हिस्टोग्राफी का प्रश्न है, आप देखें कि हमारे यहाँ पर आत्मकथा को और प्रशस्तियों को कभी भी इतिहास में प्राइमरी सोर्स के रूप में मान्यता नहीं दी। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल।